दोस्तों स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस विद यशवंत साथ। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, और आज का हमारा टॉपिक है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार को पढ़ने से पहले एक बार हम देख लेते हैं कि केंद्र सरकार किससे मिलकर बनी होती है। तो दोस्तों केंद्र सरकार 3 भागों से मिलकर के बनी होती है। पहला है व्यवस्थापिका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। दोस्तों यहाँ जैसे शब्दों से ही हमको पता पड़ जाता है, व्यवस्था करना, कार्य करना और न्याय करना। पहले कोई किसी कार्य को करना होता है तो पहले उसकी व्यवस्था की जाती है, यानी उसके नियम बनाना, उसके किस तरह से कार्य होगा, ये सब चीज़ें तय करने का काम व्यवस्थापिका का है। फिर उस जो तय हो चुका इसको काम में लेने का काम, उसको किस तरह से काम में लेना है। यहाँ सिद्धांतिक रूप से कार्य होता है और यहाँ प्रैक्टिकल रूप से कार्य होता है। तो सिद्धांत व्यवस्थापिका में बनाए जाते हैं, प्रैक्टिकल कार्यपालिका के द्वारा होता है। कार्यपालिका उन कार्यों को जो व्यवस्थापिका बनाती है, निर्धारित करती है, उन कार्यों को कार्यपालिका ज़मीनी स्तर पर पूरा करती है। और न्यायपालिका जो भी ये कार्य व्यवस्थापिका के द्वारा और कार्यपालिका के द्वारा होते हैं, उनमें अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे किसी को ये काम कोई करता नहीं है या ये जो नियम हमारे संविधान के जो चीज़ें हैं उनको मानता नहीं है, तो उसके लिए फिर न्यायपालिका होती है। तो इस तरह से दोस्तों व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका मिल करके किसी भी देश की सरकार बनती है। अब ये जो व्यवस्थापिका है वो संसद के द्वारा बनी हुई होती है, यानी संसद में जो हमारे लोकसभा और राज्यसभा होते हैं इनसे मिलकर के व्यवस्थापिका बनी होती है। तो व्यवस्थापिका में मूल रूप से लोकसभा और राज्यसभा के 2 सदन मिलकर के यानी संसद होती है। ठीक है, यहीं पर ये सभी काम हमारे नीति निर्माण के काम होते हैं। फिर है कार्यपालिका। तो कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी, ये सब कार्यपालिका के अंग होते हैं। ठीक है दोस्तों, वापस राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी, ये कार्यपालिका है। और न्यायपालिका में हमारा सर्वोच्च न्यायालय जो दिल्ली में है, सुप्रीम कोर्ट, और फिर उनके न्यायाधीश। तो इस तरह से व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका मिलकर के ये केंद्र सरकार बनी हुई होती है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार में जो डिफरेंस होता है, या जो केंद्र सरकार में क्या होता है और राज्य सरकार में क्या होता है, एक बार हम यहाँ पर थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं, क्योंकि आगामी वीडियो में हमको राज्य सरकार के बारे में भी पढ़ना है। तो अभी हमने जो केंद्र सरकार के बारे में पढ़ा, वो राज्य सरकार में कौन होता है या राज्य सरकार में किस तरह से उसका काम होता है, वो यहाँ पर इस एक थोड़ी स्लाइड में यहाँ देख लेते हैं। जो हमने अभी केंद्र सरकार में पढ़ा, जैसे व्यवस्थापिका में संसद, तो यहाँ राज्य सरकार में व्यवस्थापिका में राज्य विधानमंडल होता है। जैसे संसद के यहाँ 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक वैसे ही राज्य सरकार में विधानसभा और विधान परिषद होती है। जैसे कई सारे राज्यों में ये दोनों सदन होते हैं और कई में नहीं होते। जैसे हमारे राजस्थान में विधानसभा एक ही है, पर कुछ ऐसे राज्य भी हैं, वो हम इस वीडियो में आगे देखेंगे, जिनमें विधान परिषद भी है। तो विधानसभा और विधान परिषद मिलकर के व्यवस्थापिका होती है राज्य में। जैसे केंद्र सरकार में कार्यपालिका, वैसे राज्य सरकार में भी कार्यपालिका होती है। पर राज्य सरकार की कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता, ये सब कार्यपालिका के अंग होते हैं। और न्यायपालिका में जैसे केंद्र सरकार में थी, वैसे ही न्यायपालिका में हर राज्य में एक उच्च न्यायालय होती है, हाई कोर्ट जिसको कहते हैं, और एक उनके फिर न्यायाधीश होते हैं। तो इस तरह से दोस्तों केंद्र सरकार और राज्य सरकार में ये कौन कौन कहाँ कहाँ होते हैं, ये एक बार हमने देख लिया। शुरू करते हैं केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार में व्यवस्थापिका इस वीडियो में हम देखेंगे। व्यवस्थापिका में होती है संसद, जिसके 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो पहले सरकार का अर्थ समझ लेते हैं, सरकार क्या है और उसकी परिभाषा। राज्य एक भावात्मक अवधारणा है जो कि अमूर्त एवं अदृश्य होती है और सरकार उसे मूर्त रूप बनाती है। राज्य यानी यहाँ पर हम इसको देश समझ सकते हैं, क्योंकि जहाँ कहीं भी ये लिखा होता है वहाँ देश नहीं लिख करके राज्य लिखा होता है। तो राज्य जो भी है, जो क्षेत्रफल है, जहाँ पर लोग रहते हैं, वो एक भावात्मक अवधारणा है। वो एक भाव है कि ये राज्य है या एक क्षेत्र है, ये एक भावात्मक अवधारणा है जो कि अमूर्त है और अदृश्य है। राज्य जो है वो अमूर्त होता है, अदृश्य होता है, यानी उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। कब नहीं होता? जब तक कि सरकार नहीं होती। और जैसे ही सरकार आती है वो इस राज्य को मूर्त रूप बनाती है। ठीक है, मूर्त रूप का मतलब जो नहीं दिखाई देता है वो एक दिखाई देने लगता है कि हाँ भाई ये चीज़ें हैं, ये राज्य है या ये देश है।
तो राज्य भावात्मक अवधारणा है जो अमूर्त होती है, अदृश्य होती है, परंतु सरकार उसको मूर्त रूप बनाती है, दृश्य बनाती है। ये सरकार का मुख्य विशेषता होती है कि वो किसी राज्य को, किसी देश को मूर्त रूप बनाती है। सरकार जो राज्य के निश्चित भूभाग में बसने वाले लोगों की सेवा करने हेतु कानून का निर्माण करती है, उसका निष्पादन करती है और उनका उचित रूप से पालन न करने वालों को दंडित करके उन्हें उचित रास्ते पर लाने का काम करती है, वो सरकार कहलाती है। परिभाषा को बहुत इजी याद करने के लिए अभी हमने थोड़ी देर पहले जो देखा था, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, उसको एक बार रिमाइंड कीजिए। अब मैं इसको वापस पढ़ रहा हूँ, जिसमें अपन देखेंगे जो राज्य के निश्चित भूभाग में बसने वाले लोगों की सेवा करने हेतु कानून का निर्माण करती है। कानून का निर्माण करना व्यवस्थापिका, ओके। उसका निष्पादन करती है यानी कार्यपालिका, और उनका उचित रूप से पालन न करने वालों को दंडित करके उन्हें उचित रास्ते पर लाने का काम करती है, यानी ये हो गई न्यायपालिका। तो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों मिलकर के बनती है सरकार। गार्नर के अनुसार सरकार वह अभिकरण या मशीन है जिसके द्वारा राज्य की नीतियां निर्धारित की जाती हैं, सामान्य मामलों को नियमित किया जाता है तथा सामान्य हितों को उन्नत किया जाता है। ये गार्नर महोदय ने सरकार की परिभाषा दी है कि सरकार वह मशीन या अभिकरण है जिसके द्वारा राज्य की नीतियां निर्धारित की जाती हैं, नियम कानून कायदे बनाए जाते हैं और सामान्य मामलों को नियमित किया जाता है, उनको परमानेंट कंटिन्यूटी में लाया जाता है और सामान्य हितों का उन्नत किया जाता है, यानी सब लोगों की भलाई के काम किए जाते हैं, वो सरकार है गार्नर की परिभाषा के अनुसार। सरकार के 3 प्रमुख अंग होते हैं, थोड़ी देर पहले हमने देखा था, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। दोस्तों इस वीडियो में हम व्यवस्थापिका के बारे में पढ़ेंगे। तो व्यवस्थापिका शुरू करते हैं। व्यवस्थापिका का गठन 2 स्तर का होता है, संघीय व्यवस्थापिका और राज्य व्यवस्थापिका। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था संघीय व्यवस्थापिका यानी लोकसभा और राज्यसभा, और राज्य व्यवस्थापिका जो विधानसभा और विधान परिषद होती हैं। संविधान में संघीय व्यवस्थापिका को संसद कहा जाता है, संघीय व्यवस्थापिका को हम संसद कहते हैं संविधान के अनुसार, और राज्य व्यवस्थापिका को विधानसभा एवं विधान परिषद कहा जाता है। ये राज्य लेवल की बात है। संविधान के अनुच्छेद 79 के द्वारा भारतीय संघ की एक संसद होगी जिसका निर्माण राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर होगा, और वो 2 सदन हैं लोकसभा और राज्यसभा। तो संविधान के अनुच्छेद 79 के द्वारा। दोस्तों इस वीडियो में या आगामी जो कार्यपालिका पढ़ेंगे अपन, न्यायपालिका पढ़ेंगे, उसमें संविधान के अनुच्छेदों का उल्लेख होगा, और इस जो किताब है अपनी उसमें कई सारे अनुच्छेद दिए हुए हैं। तो कौन से अनुच्छेद में क्या लिखा गया है और वो किसके बारे में, ये ज़रूर ध्यान रखना। यहाँ पर हम पहली बार किसी अनुच्छेद का नाम ले रहे हैं, अनुच्छेद 79, जिसमें भारत की एक संसद होगी, उसका निर्माण राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा से होगा, ऐसा 79वें अनुच्छेद में कहा गया है। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों का संयुक्त नाम संसद है। ठीक है, संसद किसे कहते हैं? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों का संयुक्त नाम संसद है। चलिए दोस्तों, लोकसभा पढ़ते हैं अपन व्यवस्थापिका में पहले, और उसके बाद फिर पढ़ेंगे राज्यसभा। पहले लोकसभा। लोकसभा की रचना या संगठन। इस लोकप्रिय सदन को निम्न सदन भी कहते हैं। ठीक है, तो 2 नाम हो गए, ये लोकप्रिय सदन भी है और इसको निम्न सदन भी कहते हैं। एक और पढ़ेंगे अपन राज्यसभा, उसको उच्च सदन कहा जाता है। तो लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और इसके सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। जैसा कि हमको पता है कि जो चुनाव होते हैं उनमें सांसदों का निर्वाचन किया जाता है, जनता होती है वो अपने मत के द्वारा उनको निर्वाचित करती है। तो लोकसभा के जो सदस्य हैं उनका निर्वाचन जनता करती है। लोकसभा सदस्य कौन होते हैं और किस तरह से उनकी योग्यताएं होती हैं, क्या वो कैसे चुने जाते हैं, इसमें पढ़ते हैं। लोकसभा सदस्य। मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या 500 निश्चित की गई है। ठीक है, ये प्रश्न दिमाग में ध्यान में रखना कि जो हमारा मूल संविधान बना था उसमें लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी तय की गई थी? 500 तय की गई थी। गोवा दमन दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 के द्वारा, ठीक है, एक अधिनियम पारित हुआ था 1987, गोवा दमन दीव पुनर्गठन अधिनियम। उसके द्वारा फिर लोकसभा सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है, ऐसा इस अधिनियम में पारित किया गया था। और ये जो 552 हैं वो किस तरह से होते हैं? 552 में से 530 सदस्य राज्य के निर्वाचन क्षेत्र से आते हैं, यानी किसी भी देश के जितने भी चुनाव होते हैं उनमें से 530 सदस्य या सांसद चुन करके आते हैं।
20 अधिकतम सदस्य संघीय क्षेत्रों से आते हैं। हमारे जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ से 20 अधिकतम 20 सदस्य आते हैं सांसद, और 2 जो सदस्य हैं उनको राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय वर्ग से मनोनयन कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 सदस्य राष्ट्रपति जी द्वारा मनोनीत, 20 सदस्य संघीय क्षेत्र से और 530 सदस्य राज्य के या देश के निर्वाचन क्षेत्र से। इस तरह से 530, 20 और 2, ये टोटल 552 सदस्य संसद में होते हैं, लोकसभा सदस्य। अब इनका निर्वाचन किस तरह से होता है? लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र एकल सदस्य ही हैं। एकल सदस्य का मतलब ये होता है दोस्तों कि किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में केवल एक सदस्य का चयन होता है, वो एक ही चुन करके जाता है। 18 वर्ष आयु प्राप्त वयस्क व्यक्ति लोकसभा के सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से मताधिकार के आधार पर करता है। और हम सब जानते हैं कि 18 वर्ष की आयु के प्राप्त जो व्यक्ति है वो लोकसभा सदस्य का चुनाव करता है अपने मताधिकार का प्रयोग करके। लोकसभा सदस्य की योग्यताएं क्या होती हैं? पहला, वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो। ठीक है, सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि जो भी निर्वाचित कर रहे हैं हम सांसद को, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, मूल निवासी भारत का होना चाहिए। दूसरा है उसकी आयु 25 वर्ष या उससे अधिक हो, 25 वर्ष से उसकी अधिक आयु होनी चाहिए। तीसरी योग्यता है भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अंतर्गत कोई लाभ का पद धारण ना किए हुए हो, यानी वो किसी भी राज्य सरकार की या भारत सरकार की कोई भी सर्विस में ना हो। अगर हो तो उसको उस पद का त्याग करना पड़ता है। और अगली योग्यता है वह किसी न्यायालय द्वारा पागल ना ठहराया गया हो और दिवालिया ना हो। ठीक है, जो दिवालिया भी घोषित ना हुआ हो और जो पागल भी ना ठहराया गया हो, वो इस फिर लोकसभा के सदस्य बनने के लिए योग्य है। कार्यकाल लोकसभा सदस्य का कितना होता है? कार्यकाल लोकसभा का 5 वर्ष का होता है, परंतु प्रधानमंत्री के परामर्श द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। ठीक है ना, यूँ तो अपने लोकसभा का 5 साल का कार्यकाल होता है, सरकार हम जो चुनते हैं वो 5 साल की चुनते हैं नॉर्मली समझने के लिए, परंतु प्रधानमंत्री के परामर्श द्वारा जब भी ऐसा कुछ होता है, ऐसी कोई विशेष परिस्थिति आती हैं, तो इन 5 साल से पहले भी लोकसभा को भंग किया जा सकता है। और ऐसा अब तक हमारे देश में 9 बार हुआ है कि लोकसभा भंग हुई हो और सरकार 5 साल तक ना चली हो। तो कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु ये भंग भी किया जा सकता है और ऐसा अब तक 9 बार हुआ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, व्यवस्थापिका में अधिवेशन। जो लोकसभा का अधिवेशन होता है या राज्यसभा का अधिवेशन होता है, वो लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए या स्थगित किए जाते हैं। ठीक है, ये जो अधिवेशन होते हैं, जैसे जो मीटिंग्स होती है, इसको अपन ये समझ लेते हैं, जैसे लोकसभा के 3 अधिवेशन होते हैं और राज्यसभा के 4 अधिवेशन होते हैं, तो इनको राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाया जाता है। जैसे लोकसभा के 3 अधिवेशन में एक तो होता है शीतकालीन सत्र, एक वर्षाकालीन सत्र और एक बजटकालीन सत्र। तो ये जो अधिवेशन होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए जाते हैं या उनके द्वारा ही स्थगित किए जाते हैं। और ये जो अधिवेशन बुलाने या स्थगित करने के जो है, उसके लिए शर्त है कि लोकसभा की 2 बैठकों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, यानी उसके पहले ये अधिवेशन बुला लेने पड़ते हैं राष्ट्रपति महोदय को। लोकसभा के पदाधिकारी कौन कौन होते हैं? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ये लोकसभा के पदाधिकारी होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करता है। आगे हम राज्यसभा जो पढ़ेंगे उसमें कुछ और नियम होंगे, या हम राज्य सरकार पढ़ेंगे उसमें फिर कुछ और नियम होंगे। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं वो लोकसभा के अंदर से ही, उनके सदस्यों में से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा ही करती है। यानी जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वो ही अपने में से एक अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं और एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं, और ऐसा हमारे संविधान के अनुच्छेद 93 में लिखा हुआ है। कम से कम 14 दिन पूर्व सूचना देकर के लोकसभा के सदस्य को बहुमत से प्रस्ताव पास करके अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को उनके पद से हटा सकते हैं। लोकसभा के जो सदस्य हैं वो बहुमत से अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को उनके पद से हटा सकते हैं, पर उसके लिए उनको कम से कम 14 दिन पहले सूचना देनी होगी। ठीक है, ये बहुमत से हटाया जा सकता है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों को। लोकसभा अध्यक्ष के कार्य और शक्तियाँ। जो लोकसभा है उसके जो अध्यक्ष हैं उनके क्या कार्य हैं और उनकी क्या शक्तियाँ हैं। भारतीय लोकसभा के अध्यक्ष के पास ब्रिटिश लोक सदन
हाउस ऑफ कॉमन्स, ये इंग्लिश में नाम है और ये हिंदी में ब्रिटिश लोक सदन, हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष को जो अधिकार प्राप्त हैं वो सभी हमारे लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त हैं। ये हमने इसके पहले वाले वीडियोज़ में देखा था कि किस तरह से हमारे देश का जो चुनाव प्रक्रिया है, हमारे देश का लोकतंत्र है, वो ब्रिटेन से लिया गया है। एक और हमने पढ़ा था जो अमेरिका का था लोकतंत्र, परंतु हमने हमारे देश की जो प्रक्रिया है वो हमने पूरी ब्रिटेन से या ब्रिटिश से ली है। तो वहाँ पर जो हाउस ऑफ कॉमन्स है या ब्रिटिश लोक सदन है, उसके अध्यक्ष को जो अधिकार प्राप्त हैं वो सभी हमारे देश के लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त हैं। और इनके जो अधिकार हैं वो हैं लोकसभा की सभी बैठकों की अध्यक्षता करना और सदन में शांति व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखना। आप कभी टीवी पर लोकसभा टीवी देखें या उनमें देखें तो वो प्रश्न पूछते हैं और उनके उत्तर देते हैं, वो जो सामने बैठे होते हैं वो सभी लोकसभा सदस्य और आगे बैठ करके उनको जो निर्देशित करते हैं वो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। तो ये उनका काम होता है कि वो उस बैठक की अध्यक्षता करते हैं और सदन में शांति और अनुशासन बनाए रखते हैं। सदन के नेता के परामर्श से विभिन्न विषयों में वाद विवाद होता ही है, अपन देखते हैं टीवी पर, और नहीं देखा हो तो ज़रूर देखना लोकसभा टीवी। इससे हमारा जीके बहुत मजबूत होता है और हम उन कार्रवाई को देखते हैं और हमारे चुने गए प्रतिनिधि जो हम भेजते हैं वो किस तरह से कार्य करते हैं वो भी हमें देखने का अवसर मिलता है, तो इसको ज़रूर देखना चाहिए। सदन के नेता के परामर्श के द्वारा, सदन के नेता कहा जाता है जो अपने प्रधानमंत्री होते हैं, उनको सदन का नेता बनाया जाता है, वो अपन आगे के क्लिप में देखेंगे। सदन के नेता के परामर्श से विभिन्न विषयों में वाद विवाद होता है। समस्त कार्यक्रम और कार्यवाही अध्यक्ष द्वारा ही निश्चित की जाती है। जो भी चीज़ें होती हैं वो अध्यक्ष महोदय के द्वारा ही निश्चित की जाती है। और बार बार आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो ज़रूर देखना कि जो प्रश्न पूछने के लिए खड़े होते हैं या जो उत्तर देने के लिए खड़े होते हैं सांसद, वो बार बार अध्यक्ष महोदय को संबोधित करके ही अपनी बात कहते हैं। सदन की कुछ समितियों का पदेन सभापति होता है। प्रवर समितियों के सभापति को भी वही नियुक्त करता है और उसके निर्देशन में सभी कार्य होते हैं। दोस्तों, प्रवर समिति का मतलब होता है अपने सेलेक्ट कमेटी, ठीक है ना। सेलेक्ट कमेटी यानी वो जो जैसे जो लोकसभा है उसमें कई सारी दूसरी समितियां या कमेटियां गठित होती हैं, तो उन प्रवर समितियों के सभापतियों को भी वही नियुक्त करता है। जैसे कई सारे काम होते हैं अपन, तो उस लोकसभा में भी कई सारी दूसरी कमेटियां भी गठित होती है, तो उन समितियों के सभापतियों को भी जो लोकसभा अध्यक्ष है वही नियुक्त करता है और उन लोकसभा अध्यक्ष के निर्देशन में ही वो सभी कार्य होते हैं। यानी लोकसभा के अंदर भी कुछ कमेटियां होती हैं, तो उनके सभापति का जो नियुक्ति है वो भी लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। चलिए आगे, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं उसका निर्णय भी अध्यक्ष ही करता है। जैसे कई सारे विधेयक लाए जाते हैं संसद में, कई सारे प्रस्ताव पारित किए जाते हैं, तो वो धन विधेयक है या नहीं है, वित्त संबंधी मामला है या नहीं है, उसका निर्णय भी अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। संसद और राष्ट्रपति के बीच पत्र व्यवहार भी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही होता है, ठीक है। क्योंकि वैसे तो यूँ देखा जाए तो जो सदन का नेता होता है वो बड़ा होता है, परंतु यहाँ पर पत्र व्यवहार जो राष्ट्रपति के साथ हो रहा है वो केवल लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा होता है। तो संसद और राष्ट्रपति के बीच पत्र व्यवहार लोकसभा अध्यक्ष द्वारा होता है। चलिए दोस्तों, लोकसभा के बारे में आपने पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं अपन राज्यसभा की रचना या संगठन। राज्यसभा को द्वितीय सदन भी कहते हैं और उच्च सदन भी कहते हैं। वो था लोकप्रिय सदन या निम्न सदन। लोकसभा लोकप्रिय सदन या निम्न सदन कहलाता है और राज्यसभा द्वितीय सदन या उच्च सदन भी कहलाता है। इसका नाम उच्च सदन है, परंतु इसे कम शक्तियाँ प्राप्त हैं। ज़्यादातर शक्तियाँ लोकसभा को प्राप्त हैं और वहाँ पर जो चुने गए प्रतिनिधि होते हैं वो जनता से चुने हुए आते हैं। और यहाँ पर जो प्रतिनिधि होते हैं वो कैसे होते हैं वो इसमें अपन आके देखेंगे। इसके जो सदस्य हैं, संविधान के अनुसार अधिकतम राज्यसभा सदस्य 250 हो सकते हैं, ठीक है ना। हमारे संविधान के अनुसार जैसे लोकसभा के अधिकतम सदस्यों को तय किया गया, ठीक वैसे ही राज्यसभा के सदस्यों को भी तय किया गया और अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। परंतु वर्तमान में हमारे राज्यसभा में 245 राज्यसभा सदस्य हैं। इनका निर्वाचन किस तरह से होता है? राज्य विधानमंडलों द्वारा 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं। राज्य विधानमंडल कौन कौन से होते हैं हमने स्टार्टिंग में देखा था, विधानसभा और विधान परिषद। उन राज्य विधानमंडलों द्वारा 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं। इन सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति के अनुसार राज्य विधानसभा सदस्यों द्वारा किया जाता है, ठीक है। राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका चुनाव या उनका चयन
आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति के अनुसार किया जाता है विधानमंडलों द्वारा। और 12 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। जैसे लोकसभा में अपन ने देखा था कि कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, आप अगर याद नहीं है तो रिमाइंड करके ज़रूर देख लीजिएगा। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा आदि क्षेत्र में विशेष ज्ञानी और अनुभव प्राप्त हों, ऐसे 12 सदस्य। तो एक तो हो गए दोस्तों 233 और एक हो गए 12, टोटली 245 ये जो सदस्य हैं राज्यसभा के वो चुने जाते हैं। योग्यताएं क्या होती हैं? वे सभी योग्यताएं जो लोकसभा सदस्य को के लिए चाहिए, ठीक है। जो भी लोकसभा सदस्य की हमने योग्यताएं पढ़ी थी वो सभी राज्यसभा सदस्य के लिए भी होती हैं, परंतु यहाँ पर आयु 25 वर्ष ना होकर के 30 वर्ष होती है। वहाँ हमने लोकसभा में देखा था कि लोकसभा सदस्य के लिए आवश्यक आयु 25 वर्ष थी, परंतु यहाँ राज्यसभा में 30 वर्ष होती है। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल, यह एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता, ठीक है ना। लोकसभा अस्थायी सदन है और वो कभी भी भंग किया जा सकता है, ऐसा 9 बार भंग भी हो चुका है, परंतु राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, ये स्थायी सदन है। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। उधर लोकसभा में कार्यकाल 5 वर्ष का था और यहाँ पर राज्यसभा में जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और राज्यसभा के 1/3 सदस्य यानी 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ठीक है। हर 2 साल में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य आते रहते हैं। तो ये जो सदस्य हैं वो 6 साल बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं और अगले फिर आ जाते हैं। राज्यसभा के पदाधिकारी, सभापति और उपसभापति, वहाँ पर नाम था अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और यहाँ राज्यसभा में नाम है सभापति और उपसभापति। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है जिसका कार्यकाल 5 वर्ष है, ठीक है दोस्तों। और वहाँ पर हमने देखा था लोकसभा में जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उन्हीं में से लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुना जाता है, जबकि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा के सदस्य में से ही 6 वर्ष के लिए उपसभापति का निर्वाचन होता है। अब यहाँ पर जो उपसभापति हैं वो राज्यसभा के सदस्य में से हैं और जो सभापति हैं वो उपराष्ट्रपति हैं राज्यसभा में, ठीक है। लोकसभा में तो लोकसभा के सदस्य में से ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, जबकि राज्यसभा में उपराष्ट्रपति सभापति होते हैं और राज्यसभा में से ही एक उपसभापति का निर्वाचन होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लोकसभा की शक्तियां या अधिकार और कार्य। सबसे पहली है विधायी शक्ति। भारतीय संसद संघ सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट विषय तथा कुछ परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर कानून निर्माण कर सकती है। कानून निर्माण के लिए दोस्तों अपने देश में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। संघ सूची जो केवल जो अपने केंद्र सरकार है उसके अधीन होती है। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों कहीं ना कहीं समन्वय से काम करते हैं और राज्य सूची में अधिकतर राज्य सरकारों का अधिकार होता है। परंतु जो लोकसभा है उसमें मैं वापस पढ़ रहा हूँ, संघ सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट विषय यानी कुछ विशेष और विषय हो वो, और कुछ परिस्थितियों में, यहाँ पे लिखा कुछ परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर भी कानून निर्माण कर सकती है। ये लोकसभा की शक्ति है। अवित्तीय और संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं और दोनों में पारित होने पर ही राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजे जाते हैं। अवित्तीय यानी जो धन विधेयक न हो, धन संबंधी मामला न हो और संविधान संशोधन संबंधी कोई मामला हो, वो लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं। उनका प्रस्ताव किसी भी सदन में हो सकता है और दोनों में जब पारित हो जाते हैं, एक बार तो प्रस्ताव लिया जाता है, फिर पारित किया जाता है और जब दोनों सदनों में पारित हो जाती है वो बात, तो फिर राष्ट्रपति महोदय के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। अगली है वित्तीय शक्ति। अनुच्छेद 109 के अनुसार, संविधान का अनुच्छेद 109, इसके अनुसार धन विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं, राज्यसभा में नहीं। ठीक है दोस्तों, ये हमेशा ध्यान रखना कि धन संबंधी वित्तीय मामले जो भी हैं वो लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं, राज्यसभा में नहीं, और ऐसा हमारा संविधान के अनुच्छेद 109 में लिखा हुआ है।
लोकसभा से यह धन विधेयक राज्यसभा में जाता है। जैसे ही लोकसभा में कोई धन विधेयक प्रस्ताव लिया गया तो वहाँ पर से पारित अगर हो गया लोकसभा में तो वो धन विधेयक राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा में प्राप्ति तिथि के 14 दिन के अंदर विधेयक को लोकसभा को लौटा देना होता है। अगर राज्यसभा के सदस्य हैं वो उसको पारित नहीं करते हैं या उनको मना कर देते हैं, भाई ये काम का नहीं है या ऐसा कुछ उसमें कुछ त्रुटियां निकालते हैं, तो राज्यसभा को जिस दिन प्राप्त हुआ उस तारीख से 14 दिन के अंदर अंदर उस विधेयक को वापस लोकसभा को लौटा देना होता है। राज्यसभा को धन विधेयक पर केवल संशोधन के सुझाव का अधिकार है। ठीक है, राज्यसभा एक बार लौटा देती है संशोधन, भाई इसमें ये गलतियां हैं, इसको इस तरह से सुधार करके आगे लाओ, हम फिर बाद में इसमें चर्चा करेंगे, फिर पारित करेंगे, ऐसे संशोधन के सुझाव के अधिकार हैं। ठीक है ना, सुझाव दे सकती है वो राज्यसभा, उसे स्वीकार करना या ना करना लोकसभा की इच्छा शक्ति है। ठीक है, कोई भी ये जो धन विधेयक है उस धन विधेयक में राज्यसभा को केवल संशोधन के सुझाव का अधिकार है, उसको स्वीकृत अस्वीकृत करने का अधिकार नहीं है, संशोधन का सुझाव दे सकती है और इसे स्वीकृत या अस्वीकृत करना केवल लोकसभा की इच्छा पर निर्भर करता है। कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति। संघीय कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। जो भी कार्यपालिका है हमारी, मंत्रिमंडल हैं, प्रधानमंत्री हैं, ये सभी संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और संसद में भी जैसे यूँ तो लिखा है अपने संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, परंतु रियलिटी में वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि वो लोकसभा में से ये मंत्रिमंडल बना होता है। हमारी जो कार्यपालिका है वो लोकसभा में से बनी होती है, तो व्यवहार में ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी ज़्यादा होते हैं। यूँ हमारे जो संविधान है उसमें लिखा है कि संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, परंतु वास्तविकता में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लोकसभा के विश्वास प्राप्त होने तक मंत्रिमंडल अपने पद पर बना रह सकता है। जब तक लोकसभा का विश्वास मत है तब तक मंत्रिमंडल अपने पद पर बने रहते हैं, और जैसे ही लोकसभा में अविश्वास हो जाता है तो मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री, इन सबको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है या पद को त्याग देना पड़ता है। तो लोकसभा में विश्वास मत होना ज़रूरी है अपने मंत्रिमंडल या अपने पद पर बने रहने के लिए। संविधान संशोधन संबंधी शक्ति। जैसे हमारा जो संविधान है उसमें कई बार संशोधन हो चुका है और ये संशोधन जो होता है वो शक्ति भी हमारे लोकसभा में लोकसभा के अधिकार क्षेत्र में आती है। संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान के अधिकांश भाग में संशोधन का कार्य लोकसभा और राज्यसभा मिलकर कर सकते हैं, परंतु व्यावहारिकता में ज़्यादा प्रभावशील लोकसभा रहती है। 368 के अनुसार ये जो हमारे संविधान का संशोधन है वो लोकसभा और राज्यसभा मिलकर कर सकते हैं। निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य। निर्वाचन भी करने का काम करते हैं लोकसभा के सदस्य, या लोकसभा को ये भी पावर है। अनुच्छेद 54 के अनुसार लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये सब मिलकर के राष्ट्रपति को निर्वाचित करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरह से होता है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये मिल करके राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। राष्ट्रपति के बारे में और भी आगे अपन डिटेल पढ़ेंगे, पर दोस्तों ये बात ज़रूर याद रखना क्योंकि आगे ये भी काम आने वाली है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है और अनुच्छेद कौन से के अनुसार। तो अनुच्छेद 54 के अनुसार लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य मिल करके राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे और भी आपको बहुत अच्छे वीडियो, ज्ञानवर्धक वीडियो देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।